कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आसान फिजिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए कि सर ये वाला टॉपिक जरूर करवाएं हमारी प्रिपरेशन के लिए, तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को लाइक शेयर कर दें, और जिन दोस्तों ने भी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हमारा जो कॉन्सेप्ट है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। बात करते हैं इसकी, क्या है? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। इसकी अवधारणा की बात करें, इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, अवधारणा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा। तो देखिए, इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, अगर हम स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा की बात करेंगे तो हमने माना कि हमारे पास यहां पर एक कोई प्लस कैपिटल क्यू आवेश है। इस प्लस कैपिटल क्यू आवेश से कुछ दूरी पर ये हमने कुछ बिंदु ले लिए, ये इसको ज्वाइन करवा दिया, ये दो बिंदु ले लिए। ये बिंदु हो गया हमारे पास R और ये बिंदु हो गया हमारे पास P। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक Q आवेश है हमारे पास, या परीक्षण आवेश है Q0। इसको क्या कर रहे हैं, बिंदु R से P की ओर ला रहे हैं, R से P की ओर ला रहे हैं। तो ये प्लस Q आवेश है। इस प्लस Q आवेश का चारों ओर इसका क्या बनेगा, इधर विद्युत क्षेत्र बनेगा। क्या बनेगा? इसका विद्युत क्षेत्र बनेगा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो ये प्लस क्यू आवेश क्या करेगा, Q0 आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इधर की तरफ धक्का देगा, इसको इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। और अगर इधर की तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है तो हमने कह दिया कि यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe वेक्टर। ठीक है, लेकिन हम इस पर क्या कर रहे हैं, बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं इधर की तरफ, और बाह्य बल आरोपित करके एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, और एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं F वेक्टर एक्सटर्नल। बाह्य बल लगाकर इसको क्या कर रहे हैं, हम R से P तक लाने का प्रयास करते हैं। इस Q0 आवेश को, Q0 चार्ज को बिंदु R से ला रहे हैं, कहां पे? बिंदु P तक ला रहे हैं। देखिए, हम मान लीजिए इसका अल्प विस्थापन करते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते हैं R से P की तरफ, कोई बिंदु A से B में इसका विस्थापन करते हैं। ये dr वेक्टर हमने मान लिया, जो विस्थापन सदिश है इसका वो हमने मान लिया dr वेक्टर। अब विस्थापन सदिश की जो दिशा है वो किधर है? बाह्य बल की दिशा में है। dr वेक्टर की जो दिशा है वो किधर की तरफ है? बाह्य बल की दिशा में है। तो मैं कहूं इसका कि अल्प विस्थापन करना है, dr विस्थापन करना है, तो किया गया कार्य बतलाइए कितना होगा। किया गया कार्य बतलाइए। तो किया गया कार्य अल्प विस्थापन में Q0 आवेश के, अल्प विस्थापन में Q0 आवेश के अल्प विस्थापन में किया कार्य, Q0 आवेश का अल्प विस्थापन करते हैं, उस अल्प विस्थापन में कितना कार्य करना पड़ेगा हमको, ये समझना है। तो अल्प विस्थापन में जो कार्य आएगा वो आएगा, कार्य का सूत्र क्या होता है? FD cos थीटा, या हम FS cos थीटा जो भी लिखें, कार्य होता है FS cos थीटा। आपको पता है थीटा हटाएंगे, cos थीटा हटाएंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों में डॉट गुणा हो जाएगा, तो F वेक्टर डॉट S वेक्टर। तो अल्प विस्थापन कर रहे हैं, उसमें किया गया कार्य लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये अल्प विस्थापन में किया गया कार्य आ गया, किसके द्वारा? Q0 आवेश को अल्प विस्थापन में किया गया कार्य, किसके द्वारा किया गया कार्य है? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। किसके द्वारा है ये कार्य? बाह्य बल द्वारा कार्य। ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि स्थिर वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो हम लिखेंगे कि स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। ये तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हो गया। स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया कार्य, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया कार्य। तो स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया कार्य, तो स्थिर वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा,
यह हमको देखना है। तो स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात करेंगे, तो dw बराबर माइनस Fe वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये कैसे लिखा हमने, बिकॉज विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट लग रहा है। विस्थापन इधर हो रहा है इस डायरेक्शन में r से p की तरफ, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। माइनस साइन क्या बताता है कि इन दोनों की विस्थापन और बल विपरीत हैं, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। अब देखें तो ये तो हमने अल्प विस्थापन किया, इसका dr विस्थापन किया तब कार्य आ गया। लेकिन अगर मैं इसको r से p तक लाता हूं, q0 आवेश को क्या किया, q0 आवेश को बिंदु r से, q0 आवेश को बिंदु r से, q0 आवेश को बिंदु r से p तक लाने में, p तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया कार्य, लाने में बाह्य बल द्वारा किया कुल कार्य, बाह्य बल द्वारा किया कुल कार्य। तो बाह्य बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा हमको ये चेक करना है। बाह्य बल द्वारा किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए बाह्य बल द्वारा अगर किया गया कार्य ज्ञात करना है तो हमने लिखा dw, इसका समाकलन लगा दिया, बराबर समाकलन F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं आप, इसकी लिमिट लगा दें, या एक तरीका ऐसा भी है कि किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है तो इसको हमने इक्वेशन नंबर नाम दे दिया फर्स्ट, उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, दूसरा समीकरण हो गया। तो कुल कार्य W कहां से कहां तक ला रहे हैं, R से P बराबर समाकलन R से P dw, ठीक है। अब ये dw का मान हमने समीकरण 1 से रख दिया, तो देखिए हमने dw का मान यहां पे कहां से पुट किया, dw का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर यहां पे हम क्या कर रहे हैं, dw का मान रख रहे हैं समीकरण नंबर 1 से, तो WRP बराबर समाकलन R से P, और dw का मान क्या है, F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर, क्या है, F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य आ गया, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य आ गया। यही कार्य आवेश की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। लेकिन अगर मैं कहूं ये तो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है, अगर मैं कहूं कि स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कुल कार्य हम चाहते हैं, किसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना चाहते हैं, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कुल कार्य ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिए स्थिर वैद्युत बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो हमने लिखा यहाँ पे स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कुल कार्य, क्या लिखा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया कुल कार्य, किया गया, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कुल कार्य। तो देखिए स्थिर वैद्युत बल द्वारा कुल कितना कार्य किया जाएगा इसकी चर्चा करनी है। तो वही बात WR से P, कहां से ला रहे हैं, R से P बराबर समाकलन माइनस F वेक्टर E, ठीक है, डॉट dr वेक्टर, माइनस FE वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और लिमिट लगा दी R से P। ये किसके द्वारा किया कार्य आ गया, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य आ गया। ये कार्य हो गया आपका किसके द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य आ गया। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, स्थिर वैद्युत बल द्वारा किया गया कार्य आ गया, तो यही किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किसके रूप में संचित होता है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अर्थात यहां से क्या कॉन्सेप्ट बना कि जब दो समान प्रकृति के आवेशों को पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, हमको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब जो स्थितिज ऊर्जा है, इसी Q0 आवेश को अगर मैं इकाई आवेश कह दूं, इस Q0 आवेश को क्या कह दूं, इकाई धनावेश कह दूं, इकाई धनावेश कह दूं सॉरी इकाई धनावेश कह दूं, तो ये किसमें बदल जाएगा, विभव में बदल जाएगा। यही स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट हमारा
किस में बदल जाएगा, विद्युत विभव कहलाने लगेगा। इकाई आवेश को अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा के कॉन्सेप्ट से हमने विभव का कॉन्सेप्ट ज्ञात किया। तो समझिए यहां से विद्युत विभव की परिभाषा सुनते हैं क्या कहता है विद्युत विभव, या विद्युत विभव की परिभाषा देखते हैं क्या है। तो देखिए यहां से ये जो बना ये F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं WRP माइनस WP। WRP इस पर ऊर्जा ज्यादा होगी और P पर कम होगी, तो हमने क्या लिखा WR माइनस WP बराबर समाकलन माइनस FE वेक्टर डॉट dr वेक्टर और R से T। हमको पता है कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो इसको आप WR को क्या लिख सकते हैं, UR माइनस UP। क्या लिख सकते हैं, UR माइनस UP। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, तो ये किया गया कार्य हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब देखिए यहां से हम एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं किसका, स्थिर विद्युत विभव का। तो देखिए विद्युत विभव होता क्या है इसको समझते हैं एक बार। विद्युत विभव कंसेप्ट समझते हैं विद्युत विभव का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो हम बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अभी हमने देखा हमारे पास ये प्लस कैपिटल क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ इस आवेश का क्या बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया। इस आवेश से अनंत दूरी पर एक परीक्षण आवेश रखा है Q0, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी इकाई धनावेश को या परीक्षण आवेश को मैंने क्या कहा अभी कि क्या कह दें, इकाई धनावेश कह दें। क्या कह दें इसको, इकाई धनावेश कह दें। तो यहां से क्या परिभाषा बनी कि किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, क्या बताया, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत विभव। और विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा विद्युत विभव कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। क्या बताया, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको विद्युत विभव कहते हैं। तो बेसिक परिभाषा आपकी परिभाषा से सूत्र बनाया हमने, क्या बना कि विद्युत विभव का जो सूत्र है वो बना कार्य बटे आवेश। इसका सूत्र क्या बना, कार्य बटे आवेश। तो विभव को क्या लिखते हैं V, कार्य को क्या लिखते हैं W, और आवेश कौन सा ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, तो इसको लिखा हमने Q0। तो ये सूत्र बन गया V बराबर W अपॉन Q0। यहां से हम इसकी इकाई लिख लेते हैं। तो देखिए इकाई क्या बनी इसकी, इकाई अगर हम लिखें तो इकाई क्या बनती है, तो V बराबर W बटे Q0। कार्य की इकाई बताएं क्या होती है, जूल, और आवेश की इकाई बताएं क्या होती है, कूलाम। तो इसकी इकाई बन गई जूल पर कूलाम। क्या बन गई, जूल पर कूलाम। और इसी को मिला के हम जूल पर कूलाम को क्या पढ़ लेते हैं, वोल्ट। क्या कहते हैं इसको, वोल्ट कहते हैं। एसआई सिस्टम में V से व्यक्त करते हैं इसको भी। सीजीएस की बात करें तो जूल की जगह आपका हो जाएगा अर्ग, और कूलाम की जगह क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम। क्या बन जाएगा ये, स्टेट कूलाम। कूलाम की जगह हम इसको लिखेंगे स्टेट कूलाम, या इसी को अर्ग अपॉन स्टेट कूलाम को मिला के हम क्या कहते हैं, स्टेट वोल्ट। क्या कहते हैं, स्टेट वोल्ट। ये कौन सा सिस्टम है हमारा, सीजीएस सिस्टम है। और अगर हम दोनों में संबंध की बात करें तो हमारा संबंध होता है कि 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। ये दोनों में संबंध होता है वोल्ट और स्टेट वोल्ट में। 1 वोल्ट बराबर 1/300 स्टेट वोल्ट। कैसे आया ये, जूल को अर्ग में बदल लीजिए, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, और कूलाम को स्टेट कूलाम में 3 × 10⁹ सिंप्लीफाई कर दे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। एक बार और इसकी विमा की बात कर लेते हैं। तो देखिए V बराबर W बटे Q। तो देखिए कार्य की विमा क्या होती है, ml²T-2। आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो यहां से अगर विमा की बात करें तो ये क्या बनेगा, ml²T-3 A-1। ठीक है, ये इसकी
विमा बन गई। क्या ये बात क्लियर है आपको? विद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण हम ज्ञात करते हैं विद्युत विभव का सूत्र। तो किसकी बात करेंगे? बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, ये नोट कर लीजिए, काफी अब इंपोर्टेंट काफी कॉन्सेप्ट है ये कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण अगर सॉरी हम विभव ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र ज्ञात करते हैं। देखिए हमने लिखा बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। हम किसकी बात कर रहे हैं? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की बात कर रहे हैं। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो हमने लिखा माना एक बिंदु O जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है? विद्युत विभव की गणना करनी है। क्या कहा? माना एक बिंदु O जिस पर प्लस कैपिटल Q आवेश स्थित है, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P से कुछ दूरी पर एक बिंदु B ले लिया और ये बिंदु हो गया A, और दोनों के बीच में A और B का जो विस्थापन है वो हमने मान लिया dx है, और A के बाद इधर कितना आवेश है? वो सॉरी इधर क्या है? अनंत है। बिंदु O से बात करें तो बिंदु O से और A तक की जो दूरी है वो हमने मान ली x है। O से और A तक की दूरी कितनी हो गई? x है, और अनंत पर Q0 आवेश को रखा। जब आप अनंत पर Q0 आवेश को रखेंगे तो देखेंगे अनंत पर इन दोनों आवेशों के मध्य कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बल का सूत्र होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मतलब अनंत का स्क्वायर अनंत ही आएगा, अनंत से भाग लगाओगे तो बल कितना हो जाएगा? 0। मतलब अनंत पर इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अब हम इस आवेश को अनंत से उठाकर लाए और हमने कहा बिंदु A पर रखा Q0 आवेश को। जैसे इस बिंदु A पर रखा तो ये प्लस Q आवेश क्या करेगा? इस Q0 आवेश को धक्का देगा, इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा मतलब इस पर एक बल लगाएगा इधर की तरफ, जिसको हम स्थिर वैद्युत बल कहेंगे। बल लगाएगा और इसका विस्थापन हम करना चाहते हैं इधर की तरफ। ये बिंदु A हो गया, इस पर बल इधर लग रहा है और हम चाहते हैं कि dx विस्थापन करना है इधर की तरफ। तो सबसे पहले हम बल ज्ञात करें। तो देखो कैपिटल Q एवं Q0 आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, कूलाम के नियम से लगने वाला बल, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम लगाते हैं तो कूलाम के नियम से देखते हैं कितना बल लगता है। ध्यान दें तो हमने लिखा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये बल का फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसको बनाते तो F बराबर K Q1 की जगह कैपिटल Q है, Q2 की जगह Q0 है, और दूरी कितनी है? x स्क्वायर। यहां तक की दूरी x है, तो ये पहला समीकरण आ गया हमारा। अब देखिए Q0 आवेश को बिंदु A से B तक ले जा रहे हैं तो कितना कार्य करना पड़ेगा? विस्थापन dx हुआ, तो हमने लिखा Q0 आवेश को बिंदु A से, Q0 आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किया गया कुल कार्य, ले जाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा हमको ये देखना है। तो कुल कार्य ज्ञात करना है तो हमने देखो क्या लिखा? dw बराबर f dx cos थीटा, ये कार्य का सूत्र होता है f d cos थीटा। अब देखें बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर कर रहे हैं, तो ये कोण कितना बनेगा दोनों में? 180 डिग्री। तो यहां पर थीटा हमारा कितना है? 180 डिग्री है। फिर से समझे, बल और विस्थापन विपरीत है तो थीटा कितना है? 180 डिग्री है। अगर ये थीटा 180 डिग्री है तो हमने ऐसे लिखा dw इज इक्वल टू, क्या लिखा? थीटा को 180 डिग्री पुट कर दिया तो हमने लिखा f dx cos 180, और f का मान हमने क्या किया? समीकरण नंबर 1 से रख दिया। तो यहां पे लिखा कैपिटल F का मान
समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर कैपिटल एफ का मान समीकरण 1 से रखने पर, जब आप यहाँ पे एफ का मान रखेंगे, कहां से रखेंगे, समीकरण नंबर 1 से रखेंगे, तो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ का मान क्या है, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। तो हमने लिखा के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एफ का मान रख दिया, इंटू डीएक्स, और cos 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये अल्प विस्थापन कर रहे हैं, डीएक्स विस्थापन में किया गया कार्य आ गया। अब हम अगर क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु पी तक ले जाने में कुल किया गया कार्य ज्ञात करना है, फिर से यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु पी तक ले जाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखो दोनों पक्षों का जब हम यहाँ पे समाकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समाकलन करेंगे तो डी डब्ल्यू, समाकलन का चिन्ह लगा दिया हमने, क्या लिखा, डी डब्ल्यू बराबर समाकलन क्या लिखेंगे, माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये आ जाएगा समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। बोलो जब अनंत पर है तो कार्य कितना है, 0, कहां है, अनंत पर। कहां लाना है, बिंदु पी तक लाना है, तो कार्य हो गया डब्ल्यू बिंदु पी, ओ के सापेक्ष बिंदु पी की दूरी आर, ओ के सापेक्ष अनंत, तो ये आर दूरी तक लाना है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ये हमने लिमिट लगा दी, ठीक है। समाकलन करते हैं तो देखिए डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगा दी 0 से डब्ल्यू बराबर एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो माइनस का के कैपिटल क्यू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अनंत से लेके आर, और ये आ जाएगा क्या, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब देखिए इसको थोड़ा सा बना लेते हैं समाकलन करने के लिए, तो समाकलन करने के लिए अगर आप बनाते हैं तो लिमिट रखते हैं, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू, माइनस डब्ल्यू की जगह 0, इक्वल टू माइनस का के कैपिटल क्यू क्यू नॉट, समाकलन अनंत से आर, इसका समाकलन का कोई सूत्र नहीं होता तो इसको ऊपर लिख दिया x की पावर -2 dx। ये बात क्लियर है। अच्छा जी, हमको ये सब पता होता है कि जब भी आपको समाकलन करना है x की पावर n dx का, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो w -0 w रह जाएगा, माइनस का k कैपिटल Q Q नॉट, और यहां पे इसका समाकलन करेंगे तो यह जाएगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, और लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से r। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा जी, यहां से इनको मिटा देते हैं इस टर्म को, और फिर आगे समझते हैं, नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। तो देखिए आगे अगर हम इसको समझेंगे तो देखिए आगे क्या टर्म बनना है, ये हमने इसके बाद आगे लिखा तो ये आएगा W बराबर, क्या आएगा, W बराबर माइनस के कैपिटल Q Q नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये बनेगा x की पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से लेके r। ये वाला -1 इधर बाहर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का k कैपिटल Q Q नॉट, और यहां पे बचा x की पावर -1 इन्फिनिटी से लेके r, ठीक है। आगे सॉल्व किया तो W इक्वल टू के कैपिटल Q Q नॉट, और x की पावर -1 को हमने लिखा 1 अपॉन x इन्फिनिटी से r। सॉल्व कर लें इसको, लिमिट पुट कर लें, W इक्वल टू के कैपिटल Q Q नॉट, लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट 1 अपॉन r माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। बताएं 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये आपका जो कार्य आ जाएगा वो आ जाएगा के कैपिटल Q Q नॉट इंटू 1 अपॉन r, ठीक है। और थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो यह जाएगा W इक्वल टू के कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R, यह आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जो भी था, इसको समीकरण नंबर शायद 3 था, ये इक्वेशन नंबर 3 था, है ना। अब हम बात करते हैं इसमें विद्युत विभव की परिभाषा से, तो हमने लिखा विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, V बराबर W बटे Q नॉट। W का मान समीकरण 3 से रखने पर लिखा W का मान
W का मान समीकरण 3 से रखने पर, समीकरण 3 से रखने पर, अब देखिए हम यहाँ पे W का मान रखते हैं समीकरण नंबर 3 से, तो ये क्या बनेगा, V इज इक्वल टू W, W मतलब K कैपिटल Q Q नॉट अपॉन R इंटू Q नॉट, एक Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना आपका V इज इक्वल टू K Q बाय अपॉन R। ये विद्युत विभव आ गया V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, के की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र होता है, क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर और V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए इस पर पहला एग्जांपल क्या है हमारी एनसीईआरटी में, या फॉर्मूला नोट कर लें और इसके बेस पर हम देखते हैं कि पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है। तो आपको एक बिंदु आवेश दिया गया है, क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु आवेश है 4 गुणा 10 की घात -7 मीटर की दूरी, वो 9 मीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपसे कह रहे हैं कि एक आवेश, मैं लैंग्वेज बता देता हूं आपको, लैंग्वेज ये है, एक आवेश 4 गुणा 10 की घात -7, ठीक है, ये बिंदु आवेश से 9 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, इस बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। फिर से सुने, क्वेश्चन ये है कि एक बिंदु आवेश 4 गुणा 10 की घात -7 कूलाम से 9 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो देखिए विभव का सूत्र बिंदु आवेश के कारण पढ़ा है हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका ए सेक्शन है, इंटू क्यू अपॉन आर। वैल्यू रख लें सभी, तो V इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -7 और R कितना है 9 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, -2 से -7 कैंसिल हुआ तो ये माइनस का 5 रह गया, माइनस के 5 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर 4 रह गया, तो जो पोटेंशियल आ गया वो आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। ये आपका विद्युत विभव आता है किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है, 4.1, इसको आप कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी क्वेश्चन में आपसे आगे कहा गया है कि एक अन्य आवेश है 2 इंटू 10 टू दी पावर 9 को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बतलाइए। एक अन्य आवेश ला रहे हैं, कौन सा आवेश ला रहे हैं, अनंत से कोई आवेश ला रहे हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलम, इसको अनंत से बिंदु P तक ला रहे हैं, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य बतलाइए, ठीक है। तो देखिए अनंत से बिंदु P तक लाने में कार्य चाहिए, तो विभव का सूत्र पड़ा है V बराबर W अपॉन Q नॉट, ये पड़ा है। तो V विभव कितना आया इस बिंदु P पर, इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव वो आया 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 वोल्ट। कार्य चाहिए Q नॉट क्या है आपके पास, कौन सा आवेश ला रहे हो, 2 इंटू 10 टू दी पावर -9, इसके अगर मल्टीप्लाई कर दें तो W आ जाएगा, W इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 टू दी पावर -9। बात क्लियर हुई, मल्टीप्लाई करें इसका तो W आ जाएगा 4 टू जा 8 इंटू, और इसको कैंसिल कर दिया तो 10 टू दी पावर -5 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको 2 इंटू 10 टू दी पावर -9 कूलाम के चार्ज को पॉइंट P तक लाने में। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ गई है। तो देखिए ये हमारा बिंदु विभव या विभव वाला कॉन्सेप्ट था, वो हो गया। फिर देखिए इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट हम क्या पढ़ सकते हैं, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, ठीक है। आपको नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें हम, तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो आवेशों के निकाय की बात कर लेते हैं, तो हमने लिखा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण
निकाय के कारण, नेक्स्ट कंसेप्ट है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है, आवेशों के निकाय के कारण हम बात करते हैं किसकी, विद्युत विभव की। तो हमने माना कि एक बिंदु P है, इस बिंदु P से के सापेक्ष कई आवेश उपस्थित हैं। हमने जैसे माना कि बिंदु P से R1 दूरी पर एक Q1 आवेश उपस्थित है, फिर ऐसे इससे एक अन्य दूरी R2 पर एक अन्य आवेश Q2 उपस्थित है। फिर हम बात करें इस बिंदु P से R3 दूरी पर एक Q3 आवेश उपस्थित है, ऐसे डैश 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 कई आवेश उपस्थित है, और यहां पर एक अन्य आवेश उपस्थित है Qn। ये आवेश हो गया Qn, जो कितनी दूरी पर है, Rn दूरी पर है। इस आवेशों के निकाय के कारण, इन सभी आवेशों के निकाय के कारण हमको क्या करना है, इस बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए सॉरी, तो हमने क्या लिखा, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखिए Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे तो आएगा V1 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, K Q1 अपॉन R1P। यहां R1P क्या है, बिंदु P के सापेक्ष Q1 आवेश की दूरी है। R1P क्या है, बिंदु P के सापेक्ष किसकी दूरी है, Q1 आवेश की दूरी है। तो ये तो पहले आवेश के कारण आ गया। आगे हम क्या लिखेंगे, इसी प्रकार क्या Q2 Q3 डैश 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 Qn आवेशों के कारण, डैश 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 Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर, आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो देखिए Qn आवेशों के कारण बिंदु P पर अगर हम आगे विभव ज्ञात करते हैं तो ये फॉर्मूला बनेगा V2 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2P। R2P मतलब Q2 आवेश की बिंदु P के सापेक्ष दूरी हो गई, ये हो गया समीकरण नंबर 2। फिर ऐसे तीसरे आवेश के कारण V3 इक्वल टू K Q3 अपॉन R3P, ये तीसरा समीकरण बन गया। डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। तो बाद में हमने Qn आवेश के कारण कैलकुलेट किया तो हम लिखेंगे Vn इक्वल टू K Qn अपॉन Rnp। ये कौन सा nth समीकरण हो गया ऐसे बनाते बनाते। तो देखो आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर कुल विभव, आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के कारण बिंदु P पर कुल विभव, आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर कुल विभव। तो देखो आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P की बात करें कि बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा, तो सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग हो जाएगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। मतलब सभी आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर अगर कुल विभव ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग होगा। तो हमने लिख दिया V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 Vn। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं इस पे कि V1 V2 V3 डैश 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 Vn के मान रख रहे हैं इस समीकरण में। ठीक है, इनके मान रखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। जब इनके मान रखेंगे तो देखिए ये हमने हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे बिंदु P पर कुल विभव जो आएगा वो V1, तो V इक्वल टू V1 मतलब K Q1 अपॉन R1P प्लस K Q2 अपॉन R2P प्लस K Q3 अपॉन R3P प्लस डैश 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 K Qn अपॉन RnP। K को कॉमन ले लिया हमने सभी में से,
k को कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P प्लस Q3 अपॉन R3P डैश 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 और ये आ जाएगा Qn अपॉन RnP। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए कि k को आप क्या लिख सकते हैं, तो k को लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। और यहाँ पे लगाया सिग्मा, सिग्मा का मतलब समेशन ऑफ ऑल टर्म, सभी पदों का योग, i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, और यहाँ पे लिखा qi अपॉन RIP, ये कुल विभव आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी में कांस्टेंट चलेगा, i की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1 अपॉन R1P, फिर 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन R2P, ऐसे चलते चलते n तक जाएंगे तो Qn अपॉन RnP हो जाएगा। ये आपका आवेशों के निकाय के कारण हमने क्या किया, विद्युत विभव की गणना कर दी, या आवेशों के निकाय के कारण हमने क्या किया, यहाँ पे विभव ज्ञात कर लिया। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था कि देखिए ध्यान दीजिए, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में कई बार पूछा गया है ये। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो आवेश हैं 3 गुणा 10 की घात -7 और 2 गुणा 10 की घात -7, क्या है 3 गुणा 10 की घात -7 या -8 जो भी ले लें। क्वेश्चन में 8 है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम एवं -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम। दो बिंदु आवेश 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम एवं -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, ये क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेश, फिर से सुने, 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम एवं -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तब दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो हमने माना कि ये कोई बिंदु P है, इस पर विभव शून्य है, और जो इस पहले आवेश से दूरी है वो x है और दूसरे आवेश से जो दूरी है वो 15 - x है। ठीक है, ये दूरियां हो गई। तब हम बात करें कि बिंदु P पर कुल विभव कितना आएगा, तो देखिए बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव की बात करेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2, ये कुल विभव, इसके पहले आवेश के कारण विभव प्लस दूसरे आवेश के कारण विभव, अभी यही पढ़ा है हमने। तो देखिए क्या कहा था, फिर से सुने क्वेश्चन को, दो आवेश 3 गुणा 10 की घात -8 कूलम एवं -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। उनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। तो माना वो बिंदु P है जिस पर विभव शून्य है, तो P पर हमने विभव 0 कर दिया। अब V1 क्या होगा, K Q1 अपॉन R1, पहले आवेश के कारण विभव या R1P लिख दें, प्लस K Q2 अपॉन R2, दूसरे आवेश के कारण विभव। ये बात क्लियर है। 0 इक्वल टू K कॉमन निकाल दिया, यहां पे बचा हमारे पास क्या, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2, ये वैल्यू रख दी। K को इसके बटे में भेजेंगे तो ये टर्म 0 हो जाना है, वैल्यू रख ले Q1, मतलब ये पहला आवेश हमने मान लिया Q1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात -8 बटे x दूरी है ये, ठीक है, प्लस Q2 का मतलब -2 गुणा 10 की घात -8 कूलम बटे दूरी का मतलब 15 - x, ये दूसरी दूरी हो गई। ये बात क्लियर है आपको इतनी? अच्छा जी, आगे बात करें इसमें, तो 0 इक्वल टू ये बनेगा 3 गुणा 10 की घात -8 अपॉन x। अब देखिए प्लस और माइनस बीच में क्या जाना है, माइनस आ जाना है, तो यह जाएगा -2 गुणा 10 की घात -8 बटे 15 - x। इसको इधर पक्षांतर करिए तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -8 बटे 15 - x इक्वल टू 3 गुणा 10 की घात -8 बटे x। ये -8 से -8 कट गया, दो का इधर गुणा करें तो 2x आ जाएगा बराबर 3, इसका गुणा करेंगे
15 माइनस एक्स हो जाएगा, ये बना 2x, 45 माइनस का 3x। ये बात क्लियर है। इसको इधर पक्षांतर कीजिए तो यह जाएगा 2x प्लस 3x बराबर 45, ये हो जाएगा 5x बराबर 45। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 45/5, कितनी बार गया 9 टाइम्स, मतलब x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। तो पहले आप इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको विभव क्या मिलेगा, शून्य मिल जाएगा, विभव 0 मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी आलतू फालतू चीजों पर ध्यान मत दीजिए, आप टू द पॉइंट एनसीईआरटी को फॉलो करें, है ना। कोई भी अननेसेसरी बुक ना पढ़ें, अननेसेसरी नोट्स ना पढ़ें, आप टू द पॉइंट एनसीईआरटी को फॉलो करें, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे, बहुत अच्छी मार्किंग होगी आपकी। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है पढ़ाई का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।